अगर यही स्थिति आदिवासियों की बनी रही और वंचित समुदायों की, डिनोटिफाइड ट्राइब्स जैसे पीड़ित शोषित समुदायों की अगर यही स्थिति बनी रही तो उनका आने वाला भविष्य क्या दिख रहा है? अभी तो क्या है कि जो परदेशी मेहमान हमारे देश में आते हैं तो गरीबों को ऊपर वस्त्र ढके जाते हैं और गरीब है ही नहीं, पर्दे डाले जाते हैं, ये हमने देखे हैं। झोपड़पट्टियाँ छिपाई जाती हैं। अच्छा। तो देश की स्थिति सही बताने वाले प्रामाणिक राजनेता हमारे यहाँ अब नहीं बचे हैं। तो ये वंचितों की स्थिति, मैंने पहले कहा, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और जिसे निजीकरण कहते हैं, उस दौर में जब शिक्षा निजीकृत हो गई है, जब राज्य की द्वारा खड़ी की गई सभी सेवाएं भी निजीकृत हो रही है, और ये ज़माना भी हो सकता है कि संरक्षण और सब प्रकार के विभाग भी निजीकृत हो जाएंगे। तो निजीकृत होने से जो कल्याण का, लोगों के कल्याण का ख्याल है वो मर जाएगा। मतलब राज्य जो कल्याणकारी राज्य कहलाता है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, कल्याण विषय ही राज्य छोड़ना चाहती हैं। निजीकरण में नफ़ा और नुकसान की ही दो चीज़ें सुनी जाती हैं। तो ये लोग यहाँ थे, गरीब जो हैं उनका कल्याण करने के लिए दलित हैं, आदिवासी हैं, गुमंतु हैं, कोई भी तबके का, या तो लघुमती हैं, धार्मिक लघुमतियाँ हैं, उन सबको एक साथ देख करके इनको उठाने के लिए राज्य को जो अपने संसाधन लगाने पड़ते हैं वो क्यों, कैसे न लगाने पड़े, इसी योजना में ही आज का निजीकृत तंत्र पड़ा है। सब हर पॉलिसी को भी आउटसोर्स किया जाता है। इसके लिए सोच करने वाले कोई थिंक टैंक जो होते थे पहले सरकारों के पास, जो समाज के प्रश्नों के प्रति जागरूक थे, वो आज नहीं बचे हैं। वो जो हैं वो व्यापारिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास अभी मैनेजमेंट के नए मॉडल्स आ रहे हैं, जो व्यवस्थापन के नए मॉडल आ रहे हैं। उसमें एक ही बात है कि किसको कैसे सस्टेनेबल करो, ये करो, प्रॉफिट कैसे ड्रिवन करो। लेकिन समाज का तबका जो भूखा मर रहा है, शिक्षा से वंचित हो रहा है, आरोग्य की सुविधा से वंचित हो रहा है, इन सब के साथ जब तक हम इनको अमुक लेवल पर नहीं ला सकते हैं तब इनके लिए हम आर्थिक प्रावधान करता ही रहना पड़ेगा। मतलब राज्य अगर कल्याणकारी नहीं रहा और निजीकरण के दिशा में आगे बढ़ा तो क्या ये संसाधन जो है बाकी लोगों से छीन लिए जाएंगे? हाँ, बिल्कुल ही छीने जाएंगे। आप प्रश्न भी नहीं उठा पाएंगे। समझो कि हर प्रकार की जो किसान जो उगाता है उसकी जो योजनाएं होती हैं, पाक फेल हो जाता है तो इसके लिए जो इंश्योरेंस बीमा दिया जाता है, वो बीमा देने के लिए प्राइवेट कंपनी आ जाती हैं और प्राइवेट कंपनियां इसको नहीं फेल कर देती है। सरकारी तंत्र इसकी जगह होता है तो इसमें कुछ विश्वास रहता है। लेकिन वो जब कोई चीज़ दूसरे को दी जाती है किराए पे, तो किराएदार जो होता है वो जो करता है वो मानना पड़ता है। तो आउटसोर्सिंग और निजीकरण में ज़माने में और कॉन्ट्रैक्ट के ज़माने में ये होने लगा है। हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट, नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जो भी किसान कर रहा है उसको भी खाद के अंदर, दवाई के अंदर और दूसरे जो बीज हैं उसके अंदर जो पहले मदद दी जाती थी, पाक फेल जो होता था तब मदद दी जाती, वो नहीं दी रही है। तो किसान की बात हुई। तो आदिवासी तो किसान ही है मूलतः। तो ये तो इसको चाहिए, तो इसके साथ और इसको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। इसके साथ जो उसका घर जो छोटा मोटा है उसको भी संवारना चाहता है वो, और उसको देश को भी जानना है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ लेना है। तो इसके जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कैसे अच्छे से अच्छी सुविधा मिले, इनकी ताकत को पहचानने के लिए, वो ताकत पहचानने का जरिया क्या है? मातृभाषा। फिर मैं वही आ रहा हूँ कि वो मातृभाषा को अगर आदिवासी खो देता है तो सरकार के साथ, तंत्र के साथ संवाद करने का जरिया मिट जाएगा, क्योंकि वही राजसत्ता का मूल स्रोत वहीं पैदा होता है। सरकारें, राजकीय पक्ष और समाज पूरा आदिवासी के पास क्यों आता है कि वो जिस स्थिति में जी रहा है अपने मतों के लिए वो लोग आ रहे हैं और मत लेकर के इनको भूल जाते हैं। तो आदिवासी को ये बताना चाहिए कि बस मत ले गए, वोट ले गए तो हमारा ये करना ही होगा। आपने एग्रीमेंट किया है, संविधान में ये हमारे साथ वचन दिए गए हैं
और हर चुनाव जब आता है हमारे साथ वचन हो जाते हैं, और जब हम कुछ आवाज़ उठाते हैं तो हमें विद्रोही, नक्सली और कर्मशीलों तक को विद्रोही इनको करार दिया जाए। इनके साथ कोई बोला जाता है तो ये अनेक प्रकार के गालियों से इनको नवाजा जाता है। ऐसे नहीं कि जो दुखी समाज है इनके लिए बोलने वाले लोग हैं इनको प्रेरित किया जाए, इनको समर्थित किया जाए, ये नहीं हो रहा है आज। तो ये आदिवासी, आप कहना चाहते हैं कि आदिवासी अपनी राजनीतिक दबाव नहीं बना पा रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं बना पा रहा है। और उसी का एक जो आदिवासी जो अपना जो प्राकृतिक धर्म है उससे हट गया है। कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन बहुतेरा समाज कल के अपने जो कथित अग्रवर्ग हैं उसकी बनी हुई शासन जो तंत्र हैं वो आदिवासी को कैसे भी ओबीसी में लाया जाए, कैसे भी इनको अपना जो धार्मिक आस्था प्रकृति के साथ है उससे कैसे वहाँ से हटाया जाए, इसको जो प्रमुख धारा का धर्म है उसके साथ कैसे इसको आज नहीं तो कल जोड़ दिया जाए और एक नए बहुमत को रचा जाए, इसकी फिराक में है। ये किसी को बहुत डिफिकल्ट लगने वाली बात है। ये जो छुपी साजिश है, एक राजनीतिक साजिश है, इसे आदिवासी समझते हैं कि नहीं? आदिवासी मेरे ख्याल में कुछ समझने वाले समझते हैं, लेकिन इसका जो प्रकटीकरण होना चाहिए उसको राजनीतिक स्वरूप में वो नहीं होता है, नहीं हो रहा है। मतलब कि जब तक आदिवासी अपनी राजनीतिक दबाव, अपनी पहचान नहीं कर सकता तब तक उनके सवाल है ही नहीं। राजनीति में अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए उसको लोकतंत्र में पूरी आज़ादी दी गई है, वो आज़ादी का उपयोग उसे करना चाहिए। वो नहीं कर रहा। तो मूल सवाल है कि आदिवासी इस पॉलिटिक्स को भी समझ रहा है, आदिवासी अपने सवालों को भी समझ रहा है, वंचित समाज इस राजनीति को समझ रहा है, उनके सवालों को भी समझ रहा है, फिर भी वो एक अपना जो एक बहुमत आवाज है, राजनीतिक जो एक आवाज है, उसको क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा है? क्या कोई दबाव है, कोई पॉलिटिकल, या अपने जो राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीति में जो अपना जमाए बैठे हैं इन सारे समुदायों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, उनकी मंशा क्या लग रही है? ये तो मैंने पहले भी कहा कि समाज के जो आगे आए हुए जो ज्ञाति वर्ग हैं, कास्ट समुदाय हैं, जिससे सत्ता का पूरा खेल रचा जा रहा है, उनके साथ जुड़ने की, जाने की उसकी इच्छा वो कबूल करे या ना कबूल करे वो दिखी जा रही है। इसीलिए तो आदिवासी नहीं बोल पा रहा है, न इनके नेता बोल पा रहे हैं, न आदिवासी बोल पा रहा है, और उसमें उसकी भाषा और संस्कृति जा रही है। वहाँ जाने की उसकी इच्छा में कुछ लोग बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पूरी दुनिया में चली है। जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी कहा, जो आदिवासी के जो महापुरुष हो गए, उन्होंने जो भी कहा कि भाई ज़मीन को बचाने लगी, जंगल को बचाने लगी, अपनी परंपरा को बचाने लगी, विचार को बचाने लगी, अपने को अकेले को नहीं, पूरी धरती को बचाने के लिए, अपनी पूरी जीव सृष्टि और मानव सृष्टि को बचाने के लिए आपको आदिवासी को बचाना होगा। ये कहने वाले अनेक आदिवासी महापुरुष हो गए हैं, इन्होंने कह दिया है। तो ये आदिवासी अपने जो नेता आगे हो चुके, जिन्होंने रास्ता बताया, उनको नहीं याद रख रहा है। और अभी जिस तरह से देश में बहुत सारे राज्यों में, जैसे कि झारखंड में आदिवासियों ने एक पार्टी खड़ी की, गुजरात में आदिवासियों ने एक पार्टी खड़ी की, राजस्थान में भी अभी फिलहाल रिसेंटली अभी एक पार्टी बनाई है। तो क्या ये पार्टियां कुछ ऐसा बना पा रही है? आप क्या देखते हैं? ये पार्टियों में से कई पार्टियां जो सत्ता ग्रहण कर सकती हैं, ऐसी पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं और अनेक प्रकार के दूषणों से मतलब शोषित हो करके वो वहीं चले जाते हैं, फिर मार खा के बाहर आ जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहीं मार खाते हैं, लेकिन मार खाने के बाद इनको ज्ञान भी नहीं हो रहा है। मेरा ये सब ये घर ढूंढ रहे हैं। हाँ, ढूंढ रहे हैं। यस, ये घर अच्छा होगा, ये घर अच्छा होगा। हाँ, ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे हैं, सभी अखबारों में आ रहा है,
कि आज यहीं गया क्या मिलेगा, कल वहीं गया क्या मिलेगा, आपने चाहिए क्या वो बात करो ना, वो नहीं हो रहा। मतलब खुद अपने बलबूते पे वे नहीं खड़ा नहीं कर रहे। वो किसी पीपर के पेड़ पर महुए के नहीं, हाँ इस पर जाके बैठते हैं, अपना महुआ है उसको छोड़ के पीपर पे जाते हैं, पीपल पे जाते हैं। तो ये तो मतलब ये लंबा नहीं चलेगा। नहीं, ये आप जो पूछ रहे हैं ना, वो 10 साल के बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। इतनी समय की गति इतनी तेज़ है, निजीकरण की गति इतनी तेज़ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पहले आवाज़ की गति से चलता था, अब वो दृश्य की गति से चलता है। विचार भी दृश्य की गति से, प्रकाश की गति से चलने वाला आ जाएगा। मतलब आदिवासियों का जो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म विकसित होने जा रहा था, उनका भविष्य आप नहीं देख रहे हैं लंबा? मुझे नहीं दिखता है। अगर मुझे दिख जाए, मैं गलत हो जाऊं, तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, मेरी बात गलत हो जाए। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, लोगों की चलन वलन को देखते हुए, सामाजिक जो ताकतें जिस प्रकार से आदिवासी के ऊपर हावी हो रही हैं और आदिवासी जिस प्रकार से मौन धारण करता है, उसको देखते हुए ये बात कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर भी सच है, इसलिए कहना ज़रूरी भी है।